हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडियोस एंड वेलन का सीरीज एसएनवी ऑल आउट में। एसएनवी ऑल आउट सभी जानते हैं मंथली करंट अफेयर्स से बेस्ड पूरी की पूरी एक सीरीज है। यहाँ पे बात करने वाले हैं आज फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए लेट्स अचीव आज की वीडियो करते हैं शुरू। बात कर लेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ी हुई खबरों के बारे में। 13 पॉइंट रजिस्टर के बारे में बात करेंगे, जो उस पर अभी कोर्ट का डिसीजन आया है और उन्होंने कहा था पहले कोर्ट ने कि इसमें जो आपकी नियुक्तियां होती हैं यूनिवर्सिटीज और जो भी आपके शिक्षण संस्थान यानी कि जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे जो नियुक्तियां होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था 13 पॉइंट रजिस्टर के लिए, यानी कि जितनी भी जगह होंगी, ठीक है, इस 14 जगह हैं अगर, तो 14 जगह में कुछ प्लेसमेंट होता है जिसमें कि रिजर्वेशन के हिसाब से दिया जाएगा, उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन सरकार ने इस पर कोशिश की भी, लेकिन वो फैसला भी नहीं हो पाया और सरकार ने इसीलिए इस पर जो वापस से फैसला क्या कर दिया है, 200 पॉइंट रोस्टर पे लगा दिया है। यानी कि अब जो नियुक्तियां होंगी दोबारा से वो किस पर होंगी, 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से ही होंगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं लद्दाख जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अब बन चुका है। पहले सिर्फ 2 डिवीजन हुआ करती थी, जम्मू और उसके बाद में आता था कश्मीर, लेकिन अब यहाँ पर ये जो आपको तीसरा दिख रहा है लद्दाख, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा। इसका ये था क्योंकि इसकी वजह से बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, वहाँ पे जो योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं और जो विकास है वहाँ का अच्छी तरह से हो पाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा आपके लेह में। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में पूछा है आपका जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उससे, और उन्होंने कहा है क्योंकि देखिए अभी तक कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कौन सा जो आपका धर्म होगा वो माइनॉरिटी कहा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ धर्म है उनको हम माइनॉरिटी कह देते हैं। इसमें कि आपके मुस्लिम आते हैं, पारसी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं, ठीक है, ईसाई आते हैं। लेकिन कहीं कहीं स्टेट्स में क्या है कि किसी की संख्या ज़्यादा है, किसी की संख्या कम है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो रियल में मान लीजिए कहीं पे हिंदू है माइनॉरिटी में, या कहीं पे कोई और धर्म है माइनॉरिटी में, कोई और धर्म वहाँ पे मान लीजिए मेजोरिटी में है, तो वहाँ पे उनको जो माइनॉरिटी है जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। यही कहा है कोर्ट ने कि आप एक इसके लिए गाइडलाइन वगैरह या कुछ नॉर्म्स वगैरह लेके आए जिससे कि उनकी हकीकत है वो सबको पता रहे। ये बात कर लेंगे आय की, तो वहाँ पे पीएम श्रम योगी मानधन योजना अब ये लेके आए हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने कहा है ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं, जैसे आपके ऑटो वाले हो गए, ठीक है, और जो लेबर्स काम करती है, तो उनको 60 साल के बाद में पेंशन दी जाएगी और उसमें भी जो 3000 रुपये उनको दिए जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा वो 18 से 40 साल की उम्र में कोई भी इंसान कर सकता है, और कोई भी, लेकिन वो इंसान टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो होल्डर्स होंगे, मान लीजिए कोई और पेंशन उसमें, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम में उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है, या किसी और पेंशन स्कीम में अगर उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो इसके लिए अलाउड नहीं होंगे। लेबर मिनिस्ट्री जो है इसकी हेड है, इसकी नोडल है, उन्हीं के पास जिम्मेदारी है इस योजना का पूरा कार्यभार संभालने की। आइए देख लेते हैं अगली वाली को, जो बात करता है आपका ओम्बड्समैन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो पहले लोकपाल होते थे उनका काम अब खत्म होते आ रहा है। ये 2003 से वहाँ पे कार्यरत थे, लेकिन अब क्या है कि उनके पास शिकायतें ही नहीं आती, क्योंकि और सारी देखिए जैसे कि आईटी सर्विस सेंटर यानी कि इनकम टैक्स सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विस एटसेट्रा ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, और इसीलिए क्या है कि जो आपका लोकपाल हैं आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वहाँ पर अब ज़्यादा शिकायतें नहीं आती हैं। इसीलिए जो विभाग है वो कोशिशों में लगा हुआ है कि इसको उनके जो ऑफिस हैं वो वैसे ही बंद पड़े रहते हैं, तो उनको वास्तव में ही बंद क्यों ना कर दिया जाए ऑफिशियली। आगे बात आती है गोदावरी मेगा फूड पार्क खोला गया है यहाँ पे आपके मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और यहाँ पे जो मेगा फूड पार्क स्कीम जो आपकी सेंटर की है उसके अंतर्गत ये खोला गया है। इसमें क्या है कि ये 42 ऐसे कुछ मेगा फूड पार्क खोलने की योजना है इनकी, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है 42 सच पार्क्स आर प्लान्ड अंडर दिस स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। और इसके लिए क्या देती है सरकार, 50 करोड़ रुपए की एड देती है अपनी तरफ से। यहाँ पे आप ऐसा कोई भी मेगा फूड पार्क खोल सकते हैं। भीमावरम जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे खोला गया और इसका उद्देश्य क्या है, जो फिश और ओशन प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनको ये बनाएगी और उनको बना के आगे भेजा करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। आगे बात कर लेंगे तो मंथली जो वेजेस होते हैं उनको बढ़ा दिया गया है। पहले जो 4576 होते थे अब बढ़ा के कर दिया गया उनको 9,750 रुपये कर दिया गया है। एवरेज के तौर पर कहीं कहीं 11,000 भी है, कहीं कहीं 8,000 भी है ये। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 9,750 रुपये होंगे पर मंथ की यहाँ पे बात की जा रही है, और ये डिसाइड किया गया आपके। और पहले क्या थे, मैंने जैसे बताया 4,576 रुपये थे मात्र। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, और जो ICMR की जो न्यूट्रिशन पर रिपोर्ट ली थी इन लोगों ने, किसने जो कमेटी बनाई थी, आपकी डॉक्टर अनूप कमेटी बनाई थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, तो उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया गया है कि 9,750 रुपये कम से कम हर इंसान को मिलने चाहिए। और ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट्स इंडिया इन 5 डिवीजन,
ऐसा नहीं है कि ऐसी टोपोग्राफी वगैरह कुछ नहीं है उसमें देखी गई हो, सब कुछ देखा गया है उसके अंदर, कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके हिसाब से फिर ये किया गया है कि कहाँ पे कम होगी, कहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा होगी, और फिर उसके हिसाब से डिसाइड किया गया सब चीज़ें कि कौन सी चीज़ के हिसाब से कहाँ पर होनी है। ठीक है, इसके अलावा आइए बात कर लेंगे अगले वाले की। तो यहाँ पे बात की जाती है कि डिजिटल टैक्स टू बी इम्पोज्ड ऑन कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक एटसेट्रा। देखिए ये जो कंपनीज हैं ये अक्सर ऐसा होता है कि अपनी जो इनकम होती है उसके हिसाब से हमेशा इतना होना चाहिए, उससे कम ही ये लोग टैक्स देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो सरकार है वो उस कंडीशन में लेके आई है कि ये जो आपके CBDT है, जो आपकी सेंट्रल की टैक्स की अथॉरिटी है, उसने डिसाइड किया कि इनकम टैक्स होता है उसको अब ये लगाएंगे इसके ऊपर, और बेसिस क्या होगा इसका रेवेन्यू, और जो यूजर बेसिस होता है इसका उसको एक आधार माना जाएगा, उसको एक बेस माना जाएगा, उसके ऊपर फिर क्या है इस पर टैक्स लाने की जल्दी ही तैयारी है, जिसको बोला है क्या आपका डिजिटल टैक्स। आइए बात कर लेते हैं कि तो ई वीज़ा के नाम से अब यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ई वीज़ा में क्या आएगा, विल बी मोर टूरिज्म फ्रेंडली, ज़्यादा टूरिज्म फ्रेंडली की यहाँ पे बात की जाएगी इसके अंदर। देखिए पहले क्या था कि 2014 तक मात्र इसमें 46 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, अब क्या है 2018 में 66 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा इसमें रेजिडेंशियल टाइम होगा वो बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, पहले 3 महीने था अब बढ़ा के उसको 1 साल पूरा कर दिया जाएगा। और ये जो सुविधा है पहले 26 एयरपोर्ट पर थी, अब इसको 28 एयरपोर्ट पर कर दिया जाएगा, भुवनेश्वर उनमें से एक है। और मल्टी एंट्री इसमें की जाएगी, पहले सिर्फ क्या था कि 3 बार आने की एंट्री थी, अब इसमें मल्टी एंट्री कर दिया जाएगा इसको। सॉरी पहले इसमें 2 बार आने की एंट्री थी, अब उसको बढ़ा के मल्टी एंट्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा पहले था कि कुछ ही बार आने की एंट्री थी, ठीक है 2 बार 3 बार होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के मेनी टाइम कर दिया जाएगा। यानी कुछ ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन जो होती हैं उसको हटा दिया जाएगा कुछ, लेकिन अभी उसमें नॉर्म्स हैं, जैसे कि अब आप लगातार 90 डेज के लिए कोई नहीं रह पाएगा, रहेगा तो 90 डेज ठीक है, वो मैक्सिमम लिमिट है। इसके अलावा वो कुछ दिन के लिए जाएगा वापस और फिर आएगा, हालांकि वो 1 साल मैक्सिमम है, लेकिन उसमें 90 डेज वो लगातार जो है नहीं रह पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि एक्सेप्ट बिजनेस एंड यूके, जो बिजनेस होता है आपके बिजनेस के वीज़ा दिए जाते हैं उनमें, लेकिन ये टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 दिन की हो, उनमें 180 दिन की है। और जो 3 कंट्रीज आपकी यूके, यूएस और कनाडा, इनमें भी जो आपका जो मैक्सिमम लिमिट है रहने की वो कितना है 180 दिन, यानी 180 दिन वो लगातार रह सकते हैं। बाकी मैक्सिमम लिमिट तो सबके लिए 1 साल है ही। इसके अलावा देखिए जो वीज़ा ऑन अराइवल था पहले जापान को था, वो साउथ कोरिया को भी यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है जितने ज़्यादा एक्सपेंडिशन होता है उतने ज़्यादा बेटर होता है। तो आइए बात कर लेंगे अब कल्चर, हेरिटेज और एनवायरनमेंट की। यहाँ पे बात की गई है जो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल की, उसने बात की है कि जो फ्लोरा एंड फौना है वो घटते आ रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है सबके लिए कि ये जो चीज़ें हैं वो घटती आ रही हैं। और इसके अंदर क्या होगा, फॉर फूड ऑलमोस्ट 6000 स्पीसीज आर बट ओनली लेस देन 200 आर यूज्ड, ठीक है। मात्र 200 जो है वो यूज़ की जाती हैं। 6000 स्पेसीज हैं, ठीक है, उसमें से कितने हम यूज़ करते हैं 200, और उसमें से भी क्या है कि जो टॉप 9 स्पेसीज हैं वो क्या है एडिबल स्पेसीज हैं। तो लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या है कि जो आपकी स्पेसीज हैं जो कि आपकी एडिबल भी हैं, उसमें से टॉप 9 जो हैं जो जा रही हैं या जो एक्सटेंड होने के वर्ष में, उसमें टॉप 9 जो हैं वो एडिबल स्पेसीज भी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि ये इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी मैक्सिमम लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में। तो ये 3 जगह पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन 3 जगहों पर तो ये दिक्कत होने ही वाली है। आइए बात कर लेंगे फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट की, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया था कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो जहाँ पे ट्राइब्स थी तो वो ये कहती थी कि हमारे यहाँ पे नेटिव फॉरेस्ट हैं तो हम यहाँ को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको छोड़ के जाइए। अब लेकिन उन्होंने अपने फैसले को रिव्यू किया, या कोई रिव्यू पिटीशन शायद वहाँ पर डाली गई थी, उसके बाद उन्होंने जब उसको रिव्यू किया है तो उन्होंने कहा है कि नहीं ये जो चीज़ें वो गलत हैं। और उन्होंने अब स्टेट से पूछा है कि आप क्या जो है वो ले रहे हैं कि प्रोसेस क्या है इनकी क्लेमिंग का, अब हमको वो बताएं। सभी जो स्टेट्स हैं उनसे पूछा गया है कि जो क्लेमिंग प्रोसेस है आपका इन लोगों का इनके फॉरेस्ट के ऊपर, वो आप उसका एक प्रोसेस तैयार करना, वो प्रोसेस आपको कोर्ट को बताना होगा। ये कहना उनका स्टेट से आपके सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा जो रोडेंट था एक, इसका नाम था ब्रेम्बल के मेलोमिस। तो ये क्या है, देखिए पहला मैमल बन चुका है जो कि आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटेंट हो चुका है इस दुनिया पे, ठीक है। तो आपने इसको एक अनचार्ड अवार्ड दे दिया है, ये प्राणी इस दुनिया से खत्म हो चुका है और अब इसके कहीं पे भी देखे जाने की उम्र नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ में पाया जाता था, ऑफिशियली कह दिया है आपकी जो सरकार थी ऑस्ट्रेलिया की उसने कि अब जो है ये जो आपका ब्रेम्बल के मेलोमस है ये अब यहाँ पर नहीं पाएगा। 10 साल से वैसे इसको देखा नहीं जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा खोज भी इसकी की गई, लेकिन कहीं पे पाया नहीं गया है। तो कह सकते हैं इसको पहला जो एक्सटेंट हो चुका है ये मैमल आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से, आपका प्रदूषण होता है उसकी वजह से यहाँ पे हो चुका है। तो एक शुरुआत है यहाँ पे इंसानों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज बाई मैन की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो क्लाइमेट चेंज काफ़ी होता रहता है, क्लाइमेट चेंज बाई मैन की बात की वजह से ये एक पहला ऐसा मैमल बन चुका है। NDM1 जो आपका
एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस वाली जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाया गया कहाँ, आपके आर्कटिक में। तो सोचने वाली बात है कि ये न्यू दिल्ली में पाया गया था ये वैसे, और न्यू दिल्ली का कोई भी बैक्टीरिया ऐसा, और वो कहाँ पे पाया गया है, आर्कटिक में। तो आर्कटिक में ये पाया गया है, काफ़ी चिंता की बात। ये कहा जा रहा है कि जो बर्ड्स हैं उनके साथ में हो सकता है चला गया हो, उन्होंने जब वहाँ पे एक्सक्रीट किया होगा तो उसमें वो वहाँ पे फैल गया हो, ठीक है। तो ये वहाँ पे पाया गया, ये भी चिंता की बात है। इसके अलावा जो मेरिकल्चर है उसमें अब इंडिया अपने हाथ आजमाएगा बांग्लादेश के साथ में, क्योंकि उसको मत कर रहा है FAO, और इंडिया भी अब उसके साथ में हाथ मिलाएगा, क्योंकि देखिए इंडिया की काफ़ी लंबी बाउंड्री है, जबकि कोस्टल बाउंड्री इसको बोलते हैं, 7517 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इसकी। तो ये देखते हैं इसको ग्रेट अपॉर्चुनिटी के तौर पे मेरिकल्चर में, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई पेस्टिसाइड नहीं लगते, कोई इरीगेशन नहीं लगता, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है इंडिया के लिए करे तो। और ये होते क्या है, देखिए मेरिकल्चर के फूड होते हैं वो लो क्वालिटी फूड होते हैं, जैसे प्रोफेरा हो गए, आपके सी बीट्स हो गए, और लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स में रहते हैं, ठीक है। मार्केट नीड इनकी काफ़ी रहती है, मार्केट प्राइस भी अच्छी खासी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और कृषि क्षेत्र में जो मेरिकल्चर है अब यहाँ पे काम किया जाएगा इंडिया में भी। स्वदेश दर्शन स्कीम यहाँ पे आई है, तो न्यू प्लेसेस फॉर बुद्धा सर्किट यहाँ पे ऐड किए गए हैं कुछ, आइए देख लेते हैं कौन से। तो सांची, सतना, रीवा और मंदसौर और धार आपके मध्य प्रदेश से हैं। कुशीनगर, श्रावस्ती और कपिलवस्तु आपके उत्तर प्रदेश से हैं। बोधगया तो है ही बिहार का। इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ और इसमें जो आपके प्लेसेस हैं वो ऐड यहाँ पे किए गए हैं। तो ये थी बात आपके कल्चर, हेरिटेज और एनवायरमेंट की। कुछ और खबरें देखेंगे इसी की। तो कमेटी रिपोर्ट ऑन मैथिली आई है। देखिए मैथिली आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है तो आपकी 22 जो लैंग्वेज है आपके 8 शेड्यूल में उसके अंदर मेंशन्ड है। दूसरी बात यह है कि इसकी एक अपनी स्क्रिप्ट है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको प्रमोट और ज़्यादा नहीं किया गया, ना ही इसको कंजर्व किया जा रहा। तो HRDM अब इसके लिए आगे आई है और इन्होंने बात की है कि जो इसका मिथिलाक्षर जो होता है, इसकी अपनी स्क्रिप्ट है, इसको मिथिलाक्षर बोलते हैं। और ये क्या है, लेकिन अभी इतनी प्रोफाउंड नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इसके लिए जो आपके विजुअल ट्रेनिंग देंगे लोगों को। और एक जो सहोदरा लेख था, आपने कभी पढ़ा हो हिस्ट्री में, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो इसीलिए HRDM कोशिश करेगी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड करने की और इसको प्रमोट करने की भी। MOEFCC जो आपका मंत्रालय है आपके एनवायरनमेंट का इंडिया में, तो वो उसने क्या किया है कि स्पीयरहेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशन। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या जो आपके स्टेप्स दिए उनके बारे में बताया। ये जो अथॉरिटीज़ हैं कुछ यहाँ पे NAPCC, NAFCC, CCAP और SAPCC, तो इन सभी ने क्या क्या काम किया है। जैसे सोलर एनर्जी के लिए काम किया है, हिमालय बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, फेम इंडिया है, ठीक है, उज्ज्वला योजना है। तो इन सब में जो काम किया है उन्होंने बताया है कि हमने ये काम किए हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को इंडिया की तरफ से कोई भी हार्म जो पहुँच रहा है उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं ताकि उसको कम से कम हार्म पहुँचे। इसके अलावा बात की गई है CMS कंजर्वेशन में 13 समिट यहाँ पे बुलाई गई थी, जो इसको होस्ट किया था आपके इंडिया ने। और बोन कन्वेंशन आपने कभी सुना हो, साइबेरियन क्रेन की ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ये है एक साइबेरियन क्रेन की तस्वीर। और ये और भी ये थे इसके अंदर, जैसे ओशनिक टर्टल्स थे, डुगोंग थे, रैप्टर थे, ठीक है। इंडिया ने ये अपने इसमें किए थे और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1983 में, और तभी से इसमें जो है इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसकी जो अगली वो 13 वाली समिट है वो कहाँ पे होने वाली है, आपकी गांधीनगर गुजरात में। UNEP इसको कराता है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस का जो बोलते हैं उसको, तो वो इसको कराने वाला है। तो आपके इंडिया में होने वाली है आपकी CMS कंजर्वेशन। इसके अलावा बात कर लेंगे आपके माउंटेन्स एंड द मेंटल की। तो यहाँ पे जो मेंटल होता है आपका, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है, ठीक है। एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल होता है, इनके बीच में कहीं पर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ पाई गई है जो कि बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं, ठीक है, आपके ज़मीन के 660 किलोमीटर नीचे। वहाँ पर कोई गया नहीं था। वैज्ञानिकों ने जो बोलीविया में हुआ था एक अर्थक्वेक, ठीक है, इस अर्थक्वेक के बाद में वैज्ञानिकों ने थोड़ी सी रिसर्च की और वहाँ पे ये पाया उन्होंने जो उनकी वेव्स थी उनमें उन्होंने स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये तीनों ही चीज़ें देखी। जब उन्होंने तीनों चीज़ें देखी तो उनको पता चला कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी हार्ड चीज़ है जो ना सिर्फ हार्ड है बल्कि सबसे ज़्यादा ऊंची भी है। इस दुनिया में जितने भी पत्थर हैं और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं उन सभी से ज़्यादा हार्ड है वो, और उन सभी से ज़्यादा ऊंची भी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन ऑन द अर्थ, उससे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और हार्डेस्ट है, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे हैं आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। तो ये जो आप अभी तक पढ़ते हैं कि अपर मेंटल लोअर मेंटल होता है वो एक हार्ड होता है या वो ही सिर्फ सॉफ्ट होता है, वो सभी चीज़ें हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपके लिए बदलाव आएगा। और देखते रहिए कुछ दिनों में आपके कोर्स है उसके अंदर हो सकता है अपडेट हो जाए चीज़ें। इसके अलावा जो WMO की रिपोर्ट आई है वहाँ पे बात की गई है ऑन ट्रेंड ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द टेम्परेचर, वहाँ पे इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। और WMO का ये कहना है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है, हीट वेव होती है, इसकी वजह से फ्लड होता है और ड्रॉट होता है। तो आपका जो जब भी ये टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं हर साल आप यहाँ पे 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का बढ़ा देते हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा 2018 कहा गया है कि चौथे नंबर पर आए जो आपके सबसे गर्म साल हैं उनमें 2016 को अभी तक टॉप पर रखा गया है। और 20 सालों की अगर मैं बात करूं तो आपकी टॉप 20 जो होंगी, अगर मान लीजिए अब तक की टॉप 20 सबसे गर्म सालों की बात करूं तो उसमें जो आपकी टॉप 22 साल में से ही हैं जो, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपकी 19 साल तो कुछ आपकी
लगातार ही हैं, उसके अलावा एक को छोड़ के 2 हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो टॉप 20 में आपकी लेटेस्ट जो आपकी 22 ईयर्स हैं उन्हीं में से हैं। तो काफ़ी यह चिंता की बात है, क्योंकि आपकी अर्थ है वो लगातार गर्म होती आ रही है। इसके अलावा वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और इसमें बताया गया कि जो सुंदरबन है आपका, उसको भी अब इंक्लूड कर दिया गया है कहाँ, आपके वेटलैंड में। तो वेटलैंड का जो एरिया होता है मैं बता दूं आपको, उसके अंदर फ्लोरा और फौना काफ़ी अच्छी तरह से पाए जाते हैं। दूसरी बात ये वो प्योरीफायर की तरह काम करते हैं आपकी कहीं पे भी अर्थ पे, ठीक है। रामसार कन्वेंशन हुई थी आपकी ईरान में, यहाँ पे इसको किया गया था। इसके अलावा थीम वॉज वेटलैंड एंड क्लाइमेट एरिया, ये इसकी थीम थी। इसके अलावा कन्वेंशन जो थी स्टार्ट की गई थी आपकी 1971 में, और ईरान के अंदर हर साल इसको मनाया जाता, तभी से 1997 से इसको फिर मनाया जाता है इसकी एनिवर्सरी के तौर पर। आइए बात कर लेंगे हम आगे की, और आगे आ रहे हैं आपके इंडियन इकोनॉमी की बातें। तो यहाँ पे MPC जो है आपकी 6 मेंबर पैनल ने यहाँ पे डिसाइड किया आपकी रेपो रेट को, जो कि इन्होंने 0.25 जो है घटा दिया और कर दिया इसको 6.50 से 6.25 अब यहाँ पे कर दिया गया है। और उन्होंने बताया था GDP जो है आपकी रहेगी 7.4। एक जो आपका एक विजन होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, वो भी इन्होंने बता दिया कि पहले ये लोग कहते थे एप्टीट्यूड हार्ड, अब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे ये। और फिर उन्होंने कहा है कि जो आपकी रिवर्स रेपो रेट होगी वो हो जाएगी आपकी 6%, आपकी जो बैंक रेट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6.5%, और जो इन्फ्लेशन होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 4%। और देखिए आपको अगर ये सभी चीज़ें पढ़नी है कि बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कैश कोर्स का है इकोनॉमिक का, इस वाली पर्टिकुलर वीडियो का मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है नीचे, तो आप उसको देख सकते हैं और इन सभी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए बात कर लेंगे IE की, और बात करेंगे बैंक्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PCA, BOI, BO महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये OBC जिसको बोलते हैं। तो इन तीनों को जो है PCA से अब राहत दी गई है। 2 बैंकों को तो बिल्कुल ही पूरी रूप से राहत दे दी गई है, आपकी बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। इसके अलावा जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है उसको अब भी लेकिन थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस को झेलने पड़ेंगे। PCA होता क्या है, देखिए कभी भी अगर NPA जो होता है वो बढ़े आता है इन्वेस्टमेंट से, RBI जितना दे रही है उससे ज़्यादा वो लोन दे रहा है अगर कोई भी बैंक, और वो लोन वो रिकवर नहीं कर पा रहा, उसको NPA बोलते हैं। तो NPA जब भी बढ़ेगा तो उसके लिए RBI आती है रोल में, वो कहती है PCA लेके आती है। PCA यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होते हैं ये। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि इसको जो कोई भी बैंक होगा उसको मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, इंप्रूव करेंगे। उसकी परफॉर्मेंस जब तक अच्छी नहीं हो जाती तब तक RBI उसको अपनी देख रेख में रखता है। तो ये इससे क्या है, उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है जो भी बैंक होता है, और उसकी जो मतलब कंडीशन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो 3 बैंक जो हैं इससे उनको राहत मिलने वाली है। बात कर लेंगे आएगी, और बात करेंगे DIPP जो है वो अब हो गया DPIIT। देखिए पहले क्या था, इसका काम था प्रमोट करना और पॉलिसी बनाना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपके जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए। लेकिन अब इसका क्या है, ये 1995 की बॉडी थी, ठीक है। अब इसको क्या है, थोड़ा सा इसका नाम बदला है, उसके जो काम है वो भी बदल दिए, क्योंकि जैसा इसमें ये T आपको दिख रहा होगा अलग से, पहले इसमें T नहीं था, यानी ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं होता। हालांकि काम तो करते थे लेकिन इसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। अब इसको थोड़ी सी एक्सटेंशंस और ज़्यादा दी गई है, ऐसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नाउ हैव मोर एक्सटेंशंस। और इसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग ट्रेड वेलफेयर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप मैटर्स एंड ऑल्सो इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये सभी चीज़ें अब इसके अंदर दी जाएंगी। एक्सटर्नल जो है इसको पहले नहीं था इसके पास में, अब इसको इंटरनेशनल मैनेजमेंट का भी जो दिया जाएगा, प्रोडक्शन का भी दिया जाएगा, E-कॉमर्स भी करेगा, यानी कि इंटरनल प्लस इंटरनेशनल दोनों तरह के जो आपके व्यापार होते हैं, जो ट्रेड होता है, उसको अब संभालने की जिम्मेदारी इसको दे दी गई है इस नई बॉडी को। इसका नाम क्या है आपका DPIIT। आगे बात करेंगे, आपकी न्यू गाइडलाइन आई है आपकी E-कॉमर्स के लिए। तो DPIIT आता ही इसने देखिए नया काम कर दिया है और चेंज कर दिया है जो आपकी FDI फर्म्स होती हैं उसके लिए नेम। क्या क्या नेम है ये देख लेते हैं। तो फर्म्स हैविंग शेयर कांट सेल देयर प्रोडक्ट इन सेम, यानी कि अगर कोई फ्लिपकार्ट या अमेजन में सैमसंग में मान लीजिए पैसे लगाए हैं, ठीक है, उनमें मान लीजिए शेयर होल्डर है, तो वो अपने जो सामान है वहाँ पे नहीं बेच सकता, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट यहाँ पे गाइडलाइन इन्होंने दी है। दूसरी इन्होंने कही है कोई भी एक्सक्लूसिव सेल जैसे ये लोग लगा देते हैं कि बिग महा डील और ये डील वो डील, वो सभी चीज़ें नहीं होंगी। कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर सकेंगे और कोई भी बम्पर डिस्काउंट ये अब नहीं दे सकेंगे, ना ही ये कैशबैक दे सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने हो सकता है लिखा नहीं हो, लेकिन ये कैशबैक भी जो है अब यहाँ पे देने के लिए इनसे मना किया गया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है ये फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह। IIIP इंडेक्स जो है 2019 GIPC ने अभी यहाँ पे अपनी जो इंडेक्स है वो यहाँ पे लाई है। इसमें देखिए 5-6 चीज़ें देखते हैं ये, जिसमें कि आपके पेटेंट हैं, कॉपीराइट हैं, ट्रेडमार्क हैं, ट्रेड के सीक्रेट हैं, ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। और ऐसे करके इन्होंने 50 ऐसी कंट्रीज़ को इन्होंने लिया जो कि IP पे बेस दी है, जहाँ पे IP में अच्छा काम करती हैं वो। तो उन सभी कंट्रीज़ में इंडिया का जो नंबर है वो पहले 44 था, इस साल बढ़ के क्या हो गया आपका 36 हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और जो इसमें अमेरिका है उसने टॉप किया है, UK जो आपका ब्रिटेन है उससे वो 2nd नंबर पर आए, स्वीडन आया आपके 3रे वाले नंबर पर, और वेनेजुएला आपके 50वें नंबर पर आए। तो ये देखिए इसकी रैंकिंग है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं, आपने IP का नाम सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, तो उस पर जो इंडेक्स आई है आपकी GIPC की वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
आरबीआई जो है उसने मिंगल कर दिया, यानी मिला दिया आपकी एनबीएफसी जो 3 कैटेगरी की थी उनको मिला दिया। जो 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं, एक होती है एसेट फाइनेंस की, फिर आते हैं आपके इन्वेस्टर, एक होते हैं आपके लोन देने वाले यानी कि क्रेडिटर्स, ठीक है। इन्वेस्ट करने वाले होंगे, एक लोन देने वाले होंगे और एक आपके एसेट बनाने वाले फाइनेंस कंपनीज होती हैं। तो उनको मिला के अब इन्होंने क्या कर दिया है, एनबीएफसी एंड क्रेडिट कंपनी, इन तीनों को मिला के अब इन्होंने एक काम कर दिया इसका, एनबीएफसी एंड क्रेडिट कंपनी। इसके अलावा इन्होंने जो एनबीएफसी होता क्या है आपको मैं बता दूं कि ये नॉन बैंकिंग ऐसे जो होती हैं आपकी कंपनीज होती हैं जिनको बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कुछ काम बैंक कर सकती हैं। जैसे क्या कर सकती हैं, बिना बैंक के, जैसे कि लोन शेयर कर सकती हैं, ठीक है, लोन दे सकती हैं, शेयर दे सकती हैं, इंश्योरेंस कर सकती हैं, चिट फंड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होंगी इसके अंदर, और इसका ये इन्होंने मैं बताया आपको नाम क्या कर दिया आपका एनबीएफसी एंड क्रेडिट कंपनी यहाँ पे कर दिया गया है। तीनों तरह की जो यहाँ पे होती है उनको मिलाकर। ये बात कर लेंगे आईए की, बात करेंगे आपके इंटरनेशनल खबरों की। तो एमएफएन का जो स्टेटस था आपके पाकिस्तान से वापस ले लिया गया। एमएफएन में आपको बता दूं जो डब्ल्यूटीओ में साइन कंट्रीज होती हैं गेट के अंतर्गत उनको दिया जाता है, और जो इनके आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो सभी कंट्रीज, मान लीजिए आपने 4 कंट्रीज के साथ में एमएफएन किया तो चारों का आपको सेम बेनिफिट देने होते हैं। तो ये हमने पाकिस्तान को दे रखा था, लेकिन पुलवामा का जब अटैक हुआ तो उसमें जब हमने उसका हाथ देखा तो हमने उसको हटा लिया है। और इससे क्या होता है, देखिए ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ उस पर कम लगाते हैं हम लोग, जहाँ पे भी एमएफएन का स्टेटस दिया जाता है। उसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं वो भी इसको दिए जाते हैं पूरे उस देश को, और सभी को इक्वली होता है, ऐसे मैंने आपको बताया। और लेकिन कोई भी देश अगर हमें ऐसा लगता है कि इस समय सिक्योरिटी को थ्रेट है तो उससे हम जो स्टेटस है एमएफएन का वो वापस ले लेते हैं। वैसे ही किया इंडिया ने, जो सिक्योरिटी थ्रेट था उनको पाकिस्तान से, तो उन्होंने इसको वापस ले लिया 1996 में। हालांकि हमने दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने आज तक की तारीख में इंडिया को एमएफएन का स्टेटस नहीं दिया है। चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है। दूसरी खबर आ रही है, सुषमा स्वराज जी जो होती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो ओआईसी में गई थी गेस्ट ऑफ ऑनर बन के। इंडिया पार्ट नहीं है ओआईसी का। ओआईसी क्या है, आपकी 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक जो आपके एसोसिएशन है, और इसके अंदर हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सऊदी अरेबिया में। 40वां इसका संस्करण था। इसके अंदर इंडिया ने अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। यहाँ पे इन्होंने टेररिज्म की बात की थी, और जब इंडिया गई थी वहाँ पे तो पाकिस्तान वहाँ से चला गया था। पाकिस्तान ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। आई की बात करते हैं, RIC फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीट हुई है यहाँ पे चाइना के अंदर। इसमें रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के जो फॉरेन मिनिस्ट्री थे वहाँ पे मिले थे, और हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कही थी कि जो P6 बनने का, यानी परमानेंट 6 मेंबर बनने का UNSC में, अभी 5 लोग हैं वहाँ पे, इंडिया नहीं है उसका पार्ट। तो फॉरेन मिनिस्टर ने हमारी यही कहा था कि इंडिया है वो अच्छी तरह से कैपेबल है P6 बनने का, लेकिन चाइना क्योंकि मानता ही नहीं है तो उन्होंने नहीं माना इसको हालांकि। और इसके अलावा ग्लोबल करना है हमको काउंटर टेररिज्म को, इसके बारे में बात की। CCITO कन्वेंशन है आपके इंटरनेशनल टेररिज्म पे, वो भी यहाँ पे मेन फोकस था। तो इन तीनों की मीटिंग थी, लेकिन टेररिज्म यहाँ पे भी मेन फोकस था, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता ही है हम लोग उसको अलग थलग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वो टेररिज्म को फैलाता भी है। इसके अलावा जो P5 की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जो परमानेंट 5 है उन्होंने भी एक मीटिंग की थी, और UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। दूसरी बात ये है, यहाँ पे बात किया कि ये न्यूक्लियर का डिसआर्मामेंट करना है और ग्लोबल पीस की बात करनी है। यहाँ पे बात की गई थी कि जो 6वां अगर कोई इंसान हमारे अंदर आएगा तो कौन आएगा, तो वहाँ पे सबसे ऊपर नाम अभी मैं आपको बता दूँ कि इंडिया का आता है। और लेकिन चाइना ने फिर से इसके लिए मना कर दिया। चाइना ने कहा नो टू द परमानेंट सीट ऑफ इंडिया, बट लेकिन हमें सपोर्ट किसने किया था, रशिया ने और अमेरिका ने हमको वहाँ पे सपोर्ट किया था कि अगर इंडिया आता है तो हम दोनों ही देश उसको जो है अंदर लेंगे, इस सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनाएंगे, वो भी परमानेंट तौर पर। यूएस ने जो है विड्रॉ कर ली अपनी INFTT। INFTT क्या है, देखिए कोल्ड वॉर एरा में ये आपको 2 लोग दिख रहे होंगे, ये आपको 2 लोग दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि R रीजन थे जो यूएस के थे, और ये थे आपके गोर्बाचेव जो थे, ये आपके रशिया से थे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी TT की थी, यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है इनकी रेंज होती है 500 से 1500 किलोमीटर की, वो लोग हम नहीं सेटअप करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या था कि आर्म रेस चल रही थी, यानी कि अपने अपने हथियार बढ़ाने की जो रेस थी वो चली आ रही थी इन दोनों देशों के बीच में। तो उसको हटाने की कोशिश थी इन दोनों में 1987 में की गई थी, लेकिन अब जो है आपको बताइए ट्रम्प साहब हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और उन्होंने इसके लिए कहा है कि हम इसको हटा दें, क्योंकि उन्होंने आरोप भी लगाया है पहले तो रशिया पे कि उन्होंने कई बार TT को तोड़ा है, इसीलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। और नाटो जो है, जो अमेरिका वाला ग्रुप है पूरे विश्व में, उसने इसको सपोर्ट भी किया है। अगली बात आती है, यूएस जो है 0 टैरिफ जो है मिलता है इंडिया को, उसको ख़त्म करने वाला है, और GSP स्कीम के अंतर्गत इसको दिया गया था इंडिया को। वेलफेयर स्कीम थी जो 1970 से चली आ रही थी, अब अमेरिका इसको ख़त्म कर देगा, और US इज टेकिंग बैक ड्यू टू द पॉलिसी कन्फ्लिक्ट ऑन द ट्रेड। US चाहता है कि ज़्यादातर चीज़ें हम उनसे खरीदें, लेकिन अब हम मेक इन इंडिया ऐसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, तो US को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, उसके हित में नहीं है ये चीज़ें, इसीलिए वो 0 टैरिफ को ख़त्म कर रहा है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे अब शुरू की गई हैं, और यहाँ पे क्या था कि पहले जितने भी गाइडलाइंस होते थे, या पहले तो काफ़ी ज़्यादा कम गाइडलाइन थे, जैसे जो आपने देखा होगा थर्मामीटर होता है, स्टेथोस्कोप होता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए गाइडलाइन काफ़ी ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो पहले तो जो गाइडलाइन थी वो फॉलो ही नहीं की जाती थी, और जो DTAB है आपकी जो
अथॉरिटी है आपकी ड्रग्स वगैरह के लिए, तो उन्होंने इसको कहा है कि जो भी मेडिसिन के लिए गाइडलाइंस होती हैं वही सेम गाइडलाइन फॉलो की जाएंगी जो भी मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। ऐसा करने के लिए आया और कहा क्यों है, क्योंकि जो गाइडलाइन थी वो फॉलो की ही नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं, तो आपके लाइट हाउस चैलेंज स्कीम लेके आई है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अर्बन हाउस मिनिस्ट्री, और यहाँ पे कहा गया है 6 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो इसको अच्छा काम करेंगे उनको बेस्ट रैंकिंग दी जाएगी, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। जो बेस्ट रैंकिंग के होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। और काम क्या होगा इसमें, इन्हें हाउस बनाने हैं कम समय में, ज़्यादा एफिशिएंसी हो, यानी कि ज़्यादा उसमें पैसा वैसा ना लगे, टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, और उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से इस्तेमाल की गई हो। तो इस तरह का काम अगर 6 स्टेट या यूनियन टेरिटरी करके दिखाएंगे तो उनको अवार्ड किया जाएगा, ऐसा कहना है आपके अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री का, जिनका ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो है 2019 की वो आई है, इसमें बात की गई बेनिफिट करने के लिए आपकी जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको, और इसमें बात की गई है एज अंडर दिस सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी बेनिफिटेड। 400 बिलियन टर्नओवर की यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग, और ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 करोड़ जॉब ये बना के देंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया जाएगा उनका। और एक और बात जो है कि इसमें जो नई फर्म्स खुलेंगे उसमें जो सब्सिडी दी जाएगी, जो सब्सिडी इसके अंदर ये देंगे, उसमें सरकार जो है 4% की सब्सिडी देगी 1,000 करोड़ के लोन तक। और मान लीजिए कोई इंसान 1,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेता है तो उसको 1,000 करोड़ के लोन तक तो 4% की मिलेगी ही मिलेगी, तो अच्छी बात है इसके अंदर। और एरियल सर्विलांस सिस्टम जो है इंडियन एयरफोर्स का वो अब शुरू होने वाला है, और 2 साल उन्होंने कही है कि 2 साल के अंदर हम इसको शुरू कर देंगे। इसमें क्या है कि एरियल इन्फॉर्मेशन वो ऊपर से सबके से, जैसे आपको दिख रहा होगा ये इमेज में, यहाँ पे सब कुछ जुटा लेगा, और उसके बाद में जो डिफेंस फोर्सेज होती हैं उनको भेज दिया करेगा यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, आप जाएँ वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा बात कर लेंगे वायरल हेपेटाइटिस की, जो कि नेशनल एक्शन प्लान इसके ऊपर आया है। ये एक्सटेंशन है आपके जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो ये एक, और इसको लॉन्च किया गया था मुंबई में इसके पार्ट के तौर पर। और इसमें WHO और SEARO के जो सदस्य थे वो भी आए हुए थे। अमिताभ बच्चन जो आपके इसके गुडविल एम्बेसडर हैं वो भी आए हुए थे। और यहाँ पे बात की गई थी वो टेक्निकल गाइडलाइंस क्या फॉलो करी जानी चाहिए ताकि आप हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये हेपेटाइटिस C बनेगा, D बनेगा, और काफ़ी दिक्कत देता है लोगों को, जान तक इसमें चली जाती है। इसके अलावा भारत नेट जो है फाइबर एसेट टू गेट मोनेटाइज बाय डिजिटल कम्युनिकेशन, तो गांव को जहाँ पे जोड़ने की बात की जा रही है ऑप्टिकल फाइबर से। तो इसमें पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ सरकार इसमें काम कर सकती थी, लेकिन अब नए रूल आए हैं जिसके अनुसार क्या होगा, 2.5 लाख किलोमीटर की जो इसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है उसमें अब प्राइवेट फर्म्स जो है अपना पार्टिसिपेट कर सकेंगी। इसके अलावा जो इसमें 2 मॉडल यूज़ किए जाएंगे, एक तो होगा इसमें लीज मॉडल जिसमें कि 20 साल के आउटराइट पर या तो काम किया जाएगा या फिर आउटराइट सोल्ड कर दिया जाएगा, यानी बेच दिया जाएगा उसको, और जिससे कि रेवेन्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। 2 तरह के मॉडल होंगे, एक होगा इसका लीज मॉडल, एक होगा इसका आउटराइट सोल्ड मॉडल, ठीक है। इन दोनों ही मॉडल पर जिस पे अच्छा लगेगा सरकार जो है काम कर सकती है और फायदा देश का करा सकती है। इवेंट्स, डेज और अवार्ड की बात कर लेंगे। टैगोर कल्चर अवार्ड जो थे वो अब डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे हमारे जो आपके प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। तो उन्होंने 2014, 2015, 2016 तीनों साल के एक ही साथ दिए हैं, तो देख लेते हैं। राजकुमार सिंह जी जो हैं आपके मणिपुर के सिंगर हैं, थांगटा आर्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, रासलीला भी काफ़ी ज़्यादा जाने माने हैं ये। इसके अलावा जो छाया नोट है ये बांग्लादेश की है संस्था, लेकिन इसने काम किया गया है जो टैगोर का कल्चर था, ठीक है, उनकी जो बात थी, उनकी जो रचनाएं थी, उसको पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है, इसीलिए इनको भी अवार्ड किया गया है। रामवंजी सुथार जो हैं इनको भी अवार्ड किया गया है, और इन्होंने क्या किया है कि 50 से ज़्यादा जो इनके स्मारक होते हैं वो उन्होंने बनाए हैं 40 साल के अंतर्गत, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम इन्होंने भी किया है और इसीलिए इनको अवार्ड भी किया गया है। ये बात कर लेंगे आगे की, और देखेंगे फ्रैंक बानरी मारमा जो है आपके फिजी के प्रधानमंत्री, उनका अवार्ड किया गया था WSDS में, ठीक है, जो आपकी क्लाइमेट के ऊपर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे सस्टेनेबल लीडरशिप का जो अवार्ड होता है वो उनको दिया गया था, और फॉर अवेयरनेस 39%, ठीक है, तो ये इनको दिया गया था। इसके अलावा बात कर लेंगे आगे की, और यहाँ पे बात की जा रही है 30% सड़क सुरक्षा शपथ और मोटर रैली एक यहाँ पे निकाली गई है, और यहाँ पे बात की गई है कि ये स्टार्ट की गई थी आपकी म्यांमार, मतलब आपके इंडिया से, जो कि बांग्लादेश से होते हुए आपकी म्यांमार में जाएगी, और एक मैसेज लेके जाएगी कि सेफ रोड्स होंगे और तभी आपकी ज़िंदगी जो है वो सेफ लाइफ होगी, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है इसको आपको नोट नहीं करना है, इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक। आइए बात कर लेंगे आगे की, और देखेंगे मिसलेनियस कुछ खबरों को। यहाँ पे देखिए जो आपके मॉरिको मैक्री हैं आपके अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे आए थे, 72वें मेंबर बने हैं वो, जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया है। और यहाँ पे आए थे आपके क्राउन प्रिंस जो हैं आपके सऊदी अरेबिया के, उन्होंने विजिट किया इंडिया को, 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का उन्होंने यहाँ पे बात की है, और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया आपके ISA को। इसके अलावा श्रीलंका का जो कानके सनथुरई जो आपका हार्बर है उसको डेवलप करेगा इंडिया।
और इसके अलावा जो पहला डीजल कन्वर्टेड लोकोमोटिव इनॉग्रेट किया आपके प्रधानमंत्री ने वाराणसी के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पहला स्वायत्त और स्टार्टअप रनवे लेके आई है, जिससे कि इंक्रेज कराया जाएगा यूथ और फीमेल्स को स्टार्टअप के लिए और ई ट्रेड के लिए। ये बात थी आपकी। और देख लेंगे कुछ खबरें जो आपकी मिसलेनियस हैं, वो ये रही आपकी स्क्रीन पर। इंडिया और नॉर्वे जो हैं वो साथ में आए हैं किसके लिए, मरीन और मेरीटाइम सेफ्टी के लिए। इसके अलावा लाइसेंस के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी के लिए ई औषधि पोर्टल जो है सरकार ने लॉन्च किया अभी। क्लाउडेड लेपर्ड जो होगा वो होगा मस्कट, आपके जो नेशनल गेम्स होते हैं आपके 2022 के जो मेघालय में होने के लिए जा रहे हैं नेशनल गेम्स, उनका मस्कट क्या होगा आपका क्लाउडेड लेपर्ड। और यूएई जो है उसने अलाउ किया आपकी हिंदी को कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो यूएई को करना ही पड़ा वो चीज़। लोग वहाँ पे जाते हैं बोल ही नहीं पाते, तो फिर क्या वो अपने केस लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए सेनकाकू आइलैंड जो है वो आइलैंड जो है वो क्लेम का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम हो गया वहाँ पे। चाइना कह रहा है ये हमारा है और जो जापान है वो कह रहा है ये हमारा है, तो काफ़ी दिक्कत की बात वहाँ पे हो चुकी है। इसके अलावा जो प्रणाम आयोग है वो यहाँ पे सेटअप किया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा। प्रणाम स्कीम, प्रणाम स्कीम क्या मैं आपको बता दूँ, ऐसी स्कीम है आपकी जो सरकार है असम सरकार उसकी, कि जो लोग अपने माता पिता को अपने जो मान लीजिए विकलांग भाई बहन है उनकी सेवा नहीं करते, तो उनकी जो सैलरी है उसमें से कटौती कर दी जाएगी अगर वो मान लीजिए सरकारी संस्थान में काम करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कीम है और काफ़ी ज़्यादा जागरूक करने वाली स्कीम भी है। और संप्रीति जो है वो एक्सरसाइज है, इसका 8th एडिशन यहाँ पे किया गया। आपको पता ही है इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों के आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज, और यहाँ पे इसका जो 8th वाला एडिशन है वो खत्म हुआ। IRCTC का जो ऐप है उसने ज्यूरी अवार्ड जीता है, ये ह्यूरी नहीं ज्यूरी है, ज्यूरी अवार्ड जो है वो जीता है, और यहाँ पे नेशनल ई गवर्नमेंट अवार्ड्स के अंतर्गत। इसके अलावा स्मृति ईरानी उन्होंने लॉन्च किया तीतन वाला म्यूजियम, ठीक है, बागारू जयपुर के पास में एक जगह राजस्थान में। छीपा आर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, छीपा यानी कि छापा उसी से बना हुआ शब्द है ये आप देख सकते हैं इमेज मैंने यहाँ पे लगाई, ये हाथ से बनी हुई होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। इस आर्ट को हम कैसे कंजर्व करने, मशीनें आ जाएंगी तो फिर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इसी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे म्यूजियम पूरा एक खोला गया आपकी स्मृति ईरानी के द्वारा, उसको इनॉग्रेशन किया गया। तो ये थी खबरें पूरी फरवरी की। आप यहाँ पे अपनी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कुछ ऐसी जो क्रैश कोर्स आपको दिख रहे होंगे, तो आप उनको देखें। आपको राइट साइड में आपके करंट अफेयर्स दिख रहे होंगे, उनको भी आप देख सकते हैं, इसमें आपने अक्टूबर के देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।